Hello everyone, welcome to my our YouTube channel. My name is Surya Vishal, your ultimate destination for mining concept made simple. Today discuss will be वाइंडिंग ड्रम एंड सस्पेंशन गियर। तो आज हम लोग वाइंडिंग ड्रम एंड सस्पेंशन गियर के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में वाइंडिंग ड्रम के प्रकार पढ़ लिए थे, इसमें कि सिलेंड्रिकल ड्रम, कोनिकल ड्रम, सिलेंड्रिको कोनिकल ड्रम, बाई सिलेंड्रिको कोनिकल ड्रम था। तो अब इसके हम कुछ नुकसान पढ़ लेते हैं, यानी क्या इससे हानि हो सकता है द्वि सिलेंड्रिकल कोनिकल ड्रम से। तो यह साधारण इसकी बात करें तो यह साधारण सिलेंड्रिकल ड्रम की तुलना में भारी महंगा होता है। और बी पॉइंट बोलें तो इसे मल्टी डेक केस के लिए एक साथ उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसे मल्टी डेक केज के लिए एक साथ उपयोग नहीं किया जा सकता। सी गहरी वाइंडिंग के लिए ड्रम का आकार अत्यधिक बड़ा हो जाता है। डी कोनिकल भाग पर रस्सी अधिक जगह ले सकती है और फ्लिट एंगल के कारण समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और आगे ही वीडियो शेयर करते रहिए। ओके, तो हम शुरुआत अब कर चुके हैं दो सिलेंड्रिकल कोनिकल ड्रम, जिसके नुकसान हम बता दिए। अब आगे देखेंगे वाइंडिंग ड्रम के प्रावधान क्या हैं। तो वाइंडिंग ड्रम के प्रावधान आपके ये हैं कि इसमें आपके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि फ्लैंक्स। तो ये फ्लैंक्स क्या है, तो ड्रम के दोनों ओर फ्लैंक्स लगाए जाते हैं ताकि रस्सी फिसलने या खिसकने से ड्रम से बाहर ना निकले। इसकी गहराई की बात करें तो 10 से 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसकी गहराई की बात करें तो 10 से 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए फ्लैंक्स की। दूसरा हम लोग आते हैं डेप्थ इंडिकेटर पर। ये वाइंडिंग ड्रम के आपके प्रावधान है। ओके, तो हम लोग आते हैं डेप्थ इंडिकेटर पर। डेप्थ इंडिकेटर क्या है, तो डेप्थ इंडिकेटर आपका होता है कि किसी भी स्थिति को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। केज की स्थिति को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। यह गियर की व्यवस्था के माध्यम से ड्रम वाइंडर पर लगाया जाता है। यह गियर व्यवस्था के माध्यम से ड्रम वाइंडर पर लगाया जाता है डेप्थ इंडिकेटर। ओके, डायल और पॉइंटर के जरिए गति और दूरी मापी जाती है। डेप्थ इंडिकेटर के द्वारा डायल और पॉइंटर के जरिए गति और दूरी को मापी जाती है। डिस्टेंस, ओके ठीक है, इसको मापी जाती है। अब अगला पॉइंट बात करते हैं। पॉइंटर विशिष्ट बिंदु पर पहुंचने पर ब्रेक और पावर कट का संकेत देता है। जो आपका डेप्थ इंडिकेटर होता है, अगर पॉइंटर विशिष्ट बिंदु पर पहुंच जाती है तो उसमें ब्रेक या पावर कट का संकेत देता है डेप्थ इंडिकेटर। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे क्या दिया है, आगे आपका दिया है मैकेनिकल ब्रेक के बारे में। मैकेनिकल ब्रेक क्या है, तो मैकेनिकल ब्रेक के आवश्यक गुण, यानी मैकेनिकल ब्रेक की बात करें तो पहला पॉइंट, केज रुकने पर ब्रेक चालू स्थिति में हो। केज रुकने पर ब्रेक चालू स्थिति में हो। दूसरा, केज की गति के दौरान ब्रेक बंद न हो। केज की गति के दौरान ब्रेक बंद ना हो। तीसरा बात करें तो पावर फेल होने पर ब्रेक अपने आप सक्रिय हो जाए। अपने आप मतलब लग जाए। पावर फेल होने पर ब्रेक अपने आप सक्रिय एक्टिव हो जाए। ओके, आगे चौथा पॉइंट उसी में है कि गति नियंत्रण के लिए ब्रेक का उपयोग न करें। गति को कंट्रोल करने के लिए ब्रेक का उपयोग न करें। इसकी प्रकार की बात करें तो प्रकार आपका हो जाएगा एंकर पोस्ट ब्रेक। मैकेनिकल ब्रेक के टाइप्स के बारे में बोल रहा है, तो एंकर पोस्ट ब्रेक हो जाएगा आपका पहला। और बी सेंटर सस्पेंड कैलिपर पोस्ट ब्रेक दूसरा, जिसमें कि एंकर पोस्ट ब्रेक की बात करें तो मुख्य लीवर के माध्यम से ऑपरेट किया जाता है। मेन लीवर के माध्यम से ऑपरेट किया जाता है। और इसकी कमी है कि ब्रेक लाइनिंग का घिसाव समान नहीं होता। इसकी एक कमी हो जाती है आपकी कि इसमें ब्रेक लाइनिंग का घिसाव समान नहीं होता है। और अगर सेंटर सस्पेंड कैलिपर पोस्ट ब्रेक की बात करें हम लोग तो इसमें समान ब्रेकिंग प्रभाव प्रदान करता है आपका सस्पेंडेड कैलिपर पोस्ट ब्रेक। ओके, मैकेनिकल ब्रेक के ये टाइप्स थे। अब चौथा हम लोग देखते हैं इसमें प्रावधान क्या है, तो ऑटोमेटिक कंट्रीवेंसेस यानी स्वचालित युक्ति, जिसमें कि ओवर वाइंडिंग, ओवर स्पीडिंग को रोकने और धीमी बैंकिंग सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ओवर वाइंडिंग, ओवर स्पीडिंग और रोकने और धीमी बैंकिंग सुनिश्चित करने के लिए उपयोग होता है आपका ऑटोमेटिक कंट्रीवेंसेस। इसमें गवर्नर और फ्लोटिंग लीवर शामिल होता है। इसमें जो आपका लीवर होता है फ्लोटिंग लीवर शामिल होता है ऑटोमेटिक कंट्रीवेंसेस में। अब आप लोगों ने कभी ना कभी फ्लिट एंगल, आपको माइनिंग के दौरान जब आपने पढ़ा होगा तो फ्लिट एंगल पढ़ाया होगा। बहुत अच्छा ये फ्लिट एंगल टॉपिक है आपका। इसमें फ्लिट एंगल को बताते हैं हम लोग
कि फ्लिट एंगल आपका जो भी पुली होता है उसमें ऊर्ध्वाधर तल जो होता है और तल्ली रस्सी के बीच का कोण होता है। ओके, जो आपका पुली होता है उसको ऊर्ध्वाधर तल और रस्सी के बीच का कोण होता है एंगल ऑफ फ्लिट। अधिक कोण होने पर रस्सी की पुल्ली का घुसाव बढ़ता है। अगर अधिक कोण हो जाता है, जैसे कि हम बताते हैं कि 1.5 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। डीजीएमएस के अनुसार फ्लिट कोण 1.5 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो इससे घिसाव उत्पन्न होने लगता है। फ्लिट एंगल, एंगल ऑफ फ्लिट, इसका हम आपको डायग्राम और फोटो दिखाते हैं, फिर समझ में आएगा आपको क्लियर। ये देखिए फ्लिट एंगल, आपको मैं फ्लिट एंगल दिखाता हूँ। ये रहा आपका फ्लिट एंगल, जहाँ पर आपका ये देखिए मैक्सिमम फ्लिट एंगल दर्शा रहा है आपका, एक लेफ्ट फ्लिट एंगल, एक राइट फ्लिट एंगल। ओके, तो आपका फ्लिट एंगल जहाँ पर 1.5 डिग्री से ज़्यादा आपका डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, तो आगे हम लोग देखेंगे। अब आगे कौन सा टाइप है, आगे है गाइड। गाइड, गाइड क्या कह रहा है, तो गाइड आपका बात करें तो केज को दिशा देने के लिए और टकराव रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। गाइड का उपयोग जो आपका केज होता है उसको दिशा देने के लिए और टकराव रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। गाइड के प्रकार की हम बात करें तो गाइड आपका रिजिड गाइड होता है। रिजिड गाइड और रोप गाइड के बारे में हम यहाँ अंतर पढ़ेंगे नीचे। तो अभी हम रिजिड गाइड, तो रिजिड गाइड आपका स्टील या लकड़ी से बना होता है। रिजिड गाइड आपका स्टील या लकड़ी का बना होता है। इसकी बात करें तो ये अधिक टिकाऊ लेकिन महंगे और उच्च रखरखाव की आवश्यकता होती है। ये अधिक टिकाऊ होते हैं लेकिन महंगे होते हैं और इसमें हाई मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है। नीचे देखेंगे, नीचे क्या दिया है, नीचे आपका दिया है फ्लेक्सिबल गाइड। अब फ्लेक्सिबल गाइड क्या है, तो फ्लेक्सिबल गाइड की बात करें हम लोग तो फ्लेक्सिबल गाइड स्टील वायर रस्सियों से बने होते हैं। आपका फ्लेक्सिबल गाइड स्टील वायर रस्सियों से बने होते हैं। जैसे हमने स्टील वायर रस्सियों से बने होते हैं। यह सस्ता, कम रख रखाव की आवश्यकता होती है लेकिन इसका जीवन अवधि कम होता है। अब हम लोग बात करते हैं केज सस्पेंशन गियर के बारे में। केज सस्पेंशन गियर, केज सस्पेंशन गियर की बात करें तो स्टील वायर रस्सी को सीधे केज से जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। स्टील वायर रस्सी, स्टील वायर रोप को सीधे केज से जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके मुख्य घटक की बात करें तो रस्सी, रोप कैपल होता है, रोप कैपल और डी लिंक और बुल चैन, और नीचे देखेंगे सेफ्टी हुक होता है, इसमें त्रिकोणीय प्लेट, ट्रेंगुलर प्लेट होता है, पेडल चेन होता है। ये सभी उसके आपके मुख्य घटक हो जाएंगे। यह उपकरण कोयला खानों में सुरक्षा और विश्वसनीयता के सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किया जाता है सस्पेंशन गियर। अब इसके नीचे जो भी चीज़ दिया है हम उसको एक एक चीज करके समझते हैं और पढ़ते हैं। आपका ऑसिलेशन ऑफ केज इन रोप गाइड के बारे में यहाँ दिया है। तो इसमें पहला पॉइंट डेप्थ हो जाता है। डेप्थ यानी गहराई। तो वाइंडिंग की गहराई बढ़ाने से गाइड रस्सी की लंबाई बढ़ती है। वाइंडिंग की गहराई बढ़ाने से गाइड रोप की लंबाई बढ़ती है जिससे दोलन भी बढ़ता है। समाधान इसका यह है कि गहराई के अनुसार सही डिजाइन और नियंत्रण हमें करना चाहिए। ओके, नीचे दिया है आपका, नीचे दिया है वाइंडिंग स्पीड। वाइंडिंग स्पीड यानी अधिक गति से दोलन बढ़ता है। जो ऑसिलेशन होता है आपका अधिक गति से बढ़ता है वाइंडिंग स्पीड में। इसका समाधान यही है कि अनुमोदित गति के सीमा का पालन किया जाए। अनुमोदित गति सीमा का पालन किया जाए जिससे कि गति अधिक ना हो। अगला दिया है आपका ओ सी, मतलब एक्सीलरेशन, त्वरण दर, रेट ऑफ एक्सीलरेशन। अधिक त्वरण से दोलन भी बढ़ता है। अगर अधिक त्वरण होगा, एक्सीलरेशन होगा तो भी आपका ऑसिलेशन, आपका दोलन बढ़ेगा। इसका समाधान यह हो जाता है कि सीमित दर पर त्वरण रखें। जो भी एक्सीलरेशन है सीमित, लिमिटेशन पर हमें एक्सीलरेशन रखना होगा। अगला आपका दिया है रेट ऑफ रिटार्डेशन। रेट ऑफ रिटार्डेशन के बारे में हम लोग समझें तो रेट ऑफ रिटार्डेशन मतलब मंदी की उच्च दर पर दोलन को बढ़ती है, मतलब रिटार्डेशन के अधिक होने पर दोलन को बढ़ाती है। तो उसका समाधान यह हो सकता है कि जो भी अनुमोदित सीमा से अधिक मंदी दर न रखें। जो भी रिटार्डेशन है उसको अपनी सीमा से अधिक न रखा जाए। अगला है आपका 5वां नंबर रस्सी का तनाव यानी टेंशन इन द रोप। यानी टेंशन इन द रोप का मतलब कह रहा है कि आपका जो कम तनाव अधिक दोलन पैदा करता है। अगर हम लोग कम टेंशन रखें तो दोलन आपका कम पैदा होगा। ओके, अगर कम टेंशन रखें, कम टेंशन तो अधिक दोलन पैदा करता है। अधिक हम लोग कम रखेंगे तो अधिक पैदा करेगा, और टेंशन अगर ज़्यादा रखें तो दोलन कम पैदा करेगा। तो इसका समाधान यही है कि उचित तनाव बनाए रखें, मतलब टेंशन सही तरीके से हम लोग बना के रखें, इससे आपका दोलन कम पैदा होगा।
अब हम लोग छठवां नंबर देखते हैं कि रविंग ऑफ गाइड रोप, गाइड शू का घर्षण। अगर अधिक घर्षण से दोलन बढ़ता है, अगर अधिक घर्षण होगा, रविंग होगा, तो उसके कारण भी दोलन बढ़ता है। इसका समाधान यह हो सकता है कुछ ही स्नेहक मतलब लुब्रिकेंट सुनिश्चित करें, ठीक है। आगे आपका दिया है सडन पावर फेल्योर। सडन पावर फेल्योर क्या है? तो अचानक पावर फेल से केज में दोलन बढ़ जाता है। अगर अचानक किसी प्रकार से पावर फेल हो गया तो उसके कारण हमारा ऑसिलेशन बढ़ जाता है। ओके, तो ये था आपका कुछ पॉइंट। अब नीचे हम लोग कंपेरिजन देखेंगे। कंपेरिजन किसके बीच? कंपेरिजन बिटवीन रिजिड गाइड एंड रोप गाइड के बीच देखेंगे। कंपेरिजन बिटवीन कठोर गाइड और रस्सी गाइड के बीच की तुलना को देखेंगे। तो ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, तो इसमें कोई बात नहीं है। तो कठोर गाइड और रस्सी गाइड के बारे में हम अंतर देख लेते हैं। तो रिजिड गाइड जो होता है इसकी दोलन नहीं होता है, इसमें दोलन नहीं होता है। लेकिन रोप गाइड की बात करें तो दोलन होता है। अगर रिजिड गाइड की बात करें तो इसमें कम जगह लेता है। रिजिड गाइड रोप कम जगह लेता है, रिजिड गाइड कम जगह लेता है, लेकिन रोप गाइड अधिक जगह लेता है। अगर रिजिड गाइड की बात करें तो यह महंगा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन रोप गाइड सस्ता चीपेस्ट होता है। अगर रिजिड गाइड के बारे तो स्थापित करना मुश्किल होता है, जो भी शुरुआती में हम लोग इंस्टॉल करते हैं उसमें यह मुश्किल कठिनाई होती है, लेकिन रोप गाइड में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती, यह आसानी से स्थापित किया जा सकता है। पांचवा बात करें रिजिड गाइड, आपका अधिक रखरखाव, अधिक मेंटेनेंस कॉस्ट लगता है इसमें। ओके, और अगर रोप गाइड की बात करें तो कम रखरखाव, लेस मेंटेनेंस कॉस्ट लगता है। छठवां पॉइंट, आग प्रतिरोधी। रिजिड गाइड की बात करें तो यह फायर रेजिस्टेंस होता है, लेकिन रोप गाइड की बात करें तो आग प्रतिरोधी नहीं होती है, फायर रेजिस्टेंस नहीं होता है। अगला सातवां सातवां रिजिड गाइड हेड गियर पर कोई भार नहीं होता है, लेकिन हम लोग रोप गाइड की बात करें तो हेड गियर पर पूरा भार उसका होता है। आठवां, क्षतिग्रस्त हिस्से को बदलना जा सकता है। अगर कोई भाग खराब हो गया, क्षतिग्रस्त नुकसान हो गया तो रिजिड गाइड में बदला जा सकता है, लेकिन अगर रोप गाइड की बात करें तो क्षति होने पर पूरा बदलना पड़ता है। ओके, नौवां नंबर, बंटन की आवश्यकता होती है। रिजिड गाइड में बंटन की आवश्यकता होती है, लेकिन रोप गाइड में अगर बात करें बंटन की आवश्यकता नहीं होती है। हम अगला 10वां आखिरी पॉइंट बताता हूँ। रिजिड गाइड लंबी उम्र, इसकी उम्र जीवन काल ज़्यादा होता है, लेकिन रोप गाइड की कम उम्र होती है। ये था आपका अंतर। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग। सस्पेंशन गियर, केज सस्पेंशन गियर की बात करेंगे। तो केज सस्पेंशन गियर की परिचय अगर हम बात करें तो स्टील वायर रस्सी को सीधे केज से नहीं जोड़ा जा सकता है। स्टील वायर रोप को सीधे केज से जोड़ा नहीं जा सकता है, इसके लिए सस्पेंशन गियर का उपयोग किया जाता है। सस्पेंशन गियर, तो सस्पेंशन गियर कैसा होता है आप लोग को नीचे दिखा दूंगा। इसके घटक कुछ बात कर लेते हैं। तो रस्सी केपल यानी रोप केपल रस्सी का सिरा पकड़ने के लिए होता है। रोप केपल डी लिंक और बुल चेन की बात करें तो डी लिंक एंड बुल चेन रस्सी को हुक को जोड़ने के लिए होता है। सेफ्टी हुक की बात करें तो सुरक्षा सुनिश्चित करता है सेफ्टी हुक। और ट्रेंगुलर प्लेट की बात करें तो ब्रिडल चेन को जोड़ने के लिए उपयोग होता है। ब्रिडल चेन केज को स्थिरता प्रदान करने के लिए होता है। ये आपका केज सस्पेंशन गियर, जिसमें यह कि आपको सब कुछ दिख रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। इसमें रोप दिया है, टेपर्ड फ्रिक्शन दिया हुआ है, केपल ब्लॉक दिया है, डिटैचिंग हुक दिया है, एडजस्टिंग प्लेट दिया हुआ है, टर्न आई दिया है, ट्रेंगुलर प्लेट को दिखाया है, और ब्रिडल चेन को दिखाया है, सेफ्टी चेन को दिखाया है, लोअर ब्रिडल यानी केज सैकल और चेन सैकल को दिखाया हुआ है। ये आपका केज सस्पेंशन गियर। अगर हम इसकी बात करें तो भारत में केज सस्पेंशन गियर का उपयोग हम लोग पहले हेम्प रस्सियों और चपेटे जंजीरों का उपयोग होता था। 20वीं सदी की शुरुआत में स्टील वायर रोप के साथ नए उपकरण आए। इनका विकास उपयोगकर्ताओं, निर्माताओं और खनन अधिकारियों के सहयोग से हुआ। ये आपका केज सस्पेंशन गियर तक ये आपका लेक्चर खत्म हो गया। हम लोग अगले लेक्चर 8वें लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसी तरह हमारे क्लास को जुड़े रहें और क्लास शेयर करते रहें। जो भी किसी भी प्रकार का सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मैं उसका आपको जवाब दे सकूं। तो मिलते हैं फिर नए वीडियोज़ के साथ, नए टॉपिक के साथ अगली वीडियोज़ में। तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए और रिवाइज नोट्स लिखते रहिएगा, ताकि आपको कोई भी चीज़ पिछला ना भूले। मैं धीरे धीरे आपको पिछला रिवाइज भी कराता चल रहा हूँ, ताकि आपको आगे पिछला कुछ ना भूले और आगे का भी आप लोग को याद रहे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।